भीड़ में चेहरा आम, मिशन खतरनाक। एक ऐसी सीरीज जहां दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। जासूस भीड़ में मौजूद मगर पहचान से परे। नाम नकली, चेहरा आम, लेकिन मिशन खतरनाक। एक गलती और खेल खत्म। कहानी शुरू होती है इस खेल खत्म की वैदिक काल से, महाभारत के अज्ञातवास से और चाणक्य के गुप्तचर तंत्र से, और पहुंचती है आज की हाईटेक दुनिया तक, जहां CIA यूनाइटेड स्टेट, MI6 यूनाइटेड किंगडम, रॉ इंडिया, KGB सोवियत संघ जो छाया में जंग लड़ते हैं। ये बंदूक की नहीं, दिमाग की लड़ाई है। कोड, डबल एजेंट, सीक्रेट मिशन और ऐसे राज जो आज भी फाइलों में दफन है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे शक होगा और हर सच के पीछे छुपा होगा एक बड़ा चेहरा। आज की हकीकत, रॉ सीक्रेट। दर्शकों नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट का विशेष एपिसोड रॉ सीक्रेट देख रहे हैं। दर्शकों, ये भारत है जहां मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं उगता, यहां सूरवीर जन्म लेते हैं जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है। यहाँ माँ की कोख से निकलते ही बच्चे कर्तव्य की भाषा समझ जाते हैं। यहाँ कुछ लोग भीड़ में नहीं चलते, वे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। ऐसी ही एक हकीकत इतिहास के पन्नों में नाम लिखने वाली आज मैं कहानी भारत के वीर सपूत की पैदा हुआ उसकी बताने जा रहा हूँ। तारीख 20 जनवरी 1945। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल सैनिक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। बड़े होते होते उसकी आंखों में पहाड़ों जैसी शांति थी, लेकिन भीतर एक तूफान था। नाम अजीत डोभाल। दरअसल बताया जाता है कि अजीत डोभाल के पिता सेना में अधिकारी थे। इस घर की पहली भाषा अनुशासन थी। बचपन बहुत ही नियमों और कायदों में बीता था। शिक्षा में हमेशा महारत हासिल था। शुरुआती शिक्षा अजमेर की मिलिट्री स्कूल से हुई, जहां हर रोज एक युवा की जिंदगी नियम, कायदे और कानून का पाठ पढ़ती थी। जैसे जैसे अजीत बड़े हुए और उन्होंने इसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। दरअसल 1968 में पहली अटेम्प्ट में ही UPSC की परीक्षा पास कर ली और केरल कैडर में वो IPS बन गए। दर्शकों, अब वह सिर्फ अफसर नहीं थे, वे एक बल्कि रणनीतिक दिमाग बन चुके थे। हर अधिकारी उनकी इस प्रतिभा का कायल था। कह सकते हैं कि अजमेर में मिलिट्री स्कूल, जहां सुबह से ही परेड में सिर्फ कदम नहीं मिलाए जाते, वहां चरित्र गढ़ा जाता है। आज हम आपको बताएंगे वो 3 बातें जिनके चलते भारत में सुरक्षा एजेंसी में अजीत डोभाल शामिल हुए। दरअसल उस दौर में कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी। केरल का ये थलसरी दंगों को लेकर के चर्चाओं में था, जहां से शुरू हुआ सुपर कॉप अजीत डोभाल का सफर। 1972 केरल का एक छोटा सा शहर थलसरी, जहां एक दिन रास्ते से होकर एक जुलूस निकल रहा था। वहीं रोड के साइड में नूरजहां होटल हुआ करता था। वहां से फर्स्ट फ्लोर से किसी एक आदमी ने जूता फेंक दिया। इसको लेकर 2 धार्मिक ग्रुपों में लड़ाई हो जाती है। दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, लूटपाट शुरू हो जाती है। दोनों ही ग्रुप आमने सामने होते हैं, दुकानों को लूटते हैं, दुकानों को जलाते हैं। दंगा भड़कता है और बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हो जाता है, आगजनी होती है। बात इतनी बढ़ गई कि इस एरिया में पुलिस तक जाने को डर लगता था। ऐसे में उस समय सत्ता में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब होम मिनिस्टर के पद पर के करुणाकरन थे। इस दंगे को लेकर उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। इस दौरान वो एक ऐसे ऑफिसर की तलाश कर रहे थे जो इस एरिया में जाने से न डरे और कैसे भी करके किसी भी तरीके से इस दंगे को शांत कर सके। दर्शकों, क्योंकि केरल की थलसरी की सड़कों पर धुआं था, गलियों में डर और सामने आमने थे 2 गुट, 2 धड़े। सूत्र बताते हैं कि एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी।
उस समय जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि एक ऑफिसर आया है जो बहुत ही शार्प माइंडेड और निडर है, वो इस काम के लिए ठीक रहेगा। तो उस दौरान गृहमंत्री करुणाकरन ने उन्हें बुलाया और उनसे बातचीत की। इसी अराजकता के बीच प्रवेश हुआ 3 साल पुराने आईपीएस अफसर अजीत डोभाल का। यानी 1968 बैच के इस अधिकारी को हालत संभालने के लिए भेजा गया और फिर यानी 2 जनवरी 1972 को न कोई टीम बढ़ी, न कोई अनुभव और न लंबी कोई फेहरिस्त, सिर्फ साहस, रणनीति और जमीन पर उतरने का जज्बा। यानी केरल में दंगों के बीच भरोसे की आवाज आती है। बताते हैं कि डोभाल ने पहले ही दिन दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दोनों ग्रुपों के जो लीडर थे उनको लीड कर रहे थे, उन नेताओं को पहचाना और खुद जाकर उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया और उनको समझाने के लिए पूरे प्रयास करने लगे पहले ही दिन से। जब अजीत डोभाल ने ग्राउंड लेवल पर जानकारी जुटाना शुरू किया तो असल मुद्दा निकलकर बाहर आया। तो पता चला कि मेन मुद्दा सामान लूटने का था, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने लोगों से कहा कि घर लौट जाइएगा, कानून आपका साथ देगा, लूटा हुआ हर सामान हर कीमत पर वापस होगा। यानी अजीत डोभाल की परीक्षा का समय था। अजीत डोभाल ने दोनों ही ग्रुपों को सामान ढूंढकर वापस किया। जो दंगे हो रहे थे उनको एक ही वीक में ख़त्म कर दिया। उस दौरान अजीत का वहाँ के लोगों के लिए एक बयान नहीं था, ये वादा नहीं था, एक वो पूरा इरादा था कि हर हाल में शांति होगी, जिसे आईपीएस अजीत डोभाल ने बखूबी निभाया। उनकी इस रणनीति को सरकार और लोगों ने काफ़ी सराहा। दरअसल एक आर्टिकल बताता है कि महज 1 हफ्ते में हालात काबू में हो गए। 4 महीने तक उन्होंने कन्नूर में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी। उनकी निष्पक्षता, दृढ़ता ने सबको चौंका दिया। बताते हैं कि उस दौरान फॉर्मर डायरेक्टर अलेक्जेंडर जैकब ने इन दंगों पर एक रिपोर्ट बनाई और जब ये रिपोर्ट सरकार के सामने आई तो अजीत डोभाल की रणनीति की काफ़ी तारीफ हुई और जमकर प्रसिद्धि मिली। तब केरल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनकी कार्यशैली को बहुत ही सराहा और यहीं से खुल गया इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का दरवाजा। यानी इंडिया जेम्स बॉन्ड का पहला सबक थलसरी की गलियों ने उन्हें सिखा दिया कि लोगों को ताकत और भीड़ से नहीं, भरोसे से जीता जाता है। साहस सिर्फ हथियार से नहीं, रणनीति भी होती है, जिसने आगे चलकर उन्हें भारत के सुपर कॉप यानी इंडियन जेम्स बॉन्ड बना दिया। उसी तरह से दूसरी घटना भी सामने आती है। जब सत्ता में कांग्रेस हुआ करती थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बताया जाता है कि तत्काल उन्होंने अजीत डोभाल को 1972 में केरल से दिल्ली बुलाया और उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्ट ऑपरेशन में रख दिया, जिससे ये भारत के तमाम सारे ऑपरेशनों में सरकार का साथ दें। और यहीं से अजीत डोभाल जासूसी दुनिया में एंट्री मारते हैं और फिर उनकी शादी होती है। उनके 2 बेटे होते हैं, विवेक डोभाल और सूर्या डोभाल। उनके दोनों बेटों की स्टोरी भी आगे हम आपको चलकर नए एपिसोड में बताएंगे, लेकिन अभी हम अजीत डोभाल की स्टोरी पर चलते हैं। दरअसल उस दौरान दिल्ली में पहुंचते ही अजीत डोभाल ने आईबी के तौर तरीके सीखे और उनकी तैयारियों में जुट गए। उधर पीएम इंदिरा गांधी मिजोरम में बढ़ती हुई हिंसा पर चिंता बनाए हुए थी। उस समय मिजोरम आसाम का पार्ट हुआ करता था। मिजोरम में सूखा पड़ने की वजह से बहुत ही पिछड़ रहा था। मिजोरम के लोगों में सरकार और किसान सहायता राशि को लेकर आवाज़ उठाई कि उन्हें 1.5 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाए, लेकिन इन मांगों को सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। वहाँ इस दंगे का मास्टरमाइंड उस दौरान लाल डेंगा हुआ करता था। उसने मिजोरम नेशनल फेमिना फ्रंट यानी MNF का गठन किया, जो आगे चलकर जिसका नाम MNF कर दिया गया। एक आर्टिकल बताता है कि लाल डेंगा वहाँ की मिजोरम पॉपुलेशन की आवाज़ उठाता था और सरकार को मांग न मानने पर घेरता था, प्रदर्शन करता था। उस दौरान मिजोरम आसाम का हिस्सा हुआ करता था और वहाँ की लोकल सरकार ने यह कर दिया कि जिसको आसामी भाषा आती होगी उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी।
इसको लेकर MNF का नेता लाल डेंगा सरकार के नियमों के खिलाफ खड़ा हो गया और आम जनता इनके सपोर्ट में उतर आई। वहाँ की जनता का इस MNF को भरपूर सपोर्ट मिलने लगा। फिर सरकार थर थर कांपने लगी क्योंकि दंगा ज़्यादा होने लगा। हालात जब खराब हो जाते हैं तब आसाम राइफल की 2 बटालियन को भाषा के चलते डिसमिस कर दिया जाता है। इसके बाद जो आर्मी के सोल्जर थे वो अपने क्षेत्र में वापस जाते हैं। इसके बाद वहाँ के लोग और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है क्योंकि इन सोल्जरों में 7 बड़े मेन कमांडर थे जो लाल डेंगा के आंदोलन में शामिल हो गए। यहीं से लाल डेंगा और उसकी टीम और ज़्यादा मजबूत हो गई और फिर सरकार के खिलाफ दंगे भड़क जाते हैं। मिजोरम को इंडिया से अलग करने की बात शुरू हो जाती है। जमकर आंदोलन होता है, विस्फोट किए जाते हैं। वहाँ के लोग BSF के ऊपर अटैक कर देते हैं, भारतीय झंडे को हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं और मिजोरम को एक नया देश अनाउंस कर देते हैं। दर्शकों, सरकार के सामने समस्या के बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं क्योंकि MNF को लोकल लोगों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा था। अगर सरकार कोई मिलिट्री सपोर्ट लेती थी तो वहाँ के लोगों के द्वारा मिलिट्री पर बैकफायर किया जाता था, यानी लाल डेंगा की पूरी टीम मैदान में होती थी। बड़ी बात यह थी कि भयानक स्थिति मिजोरम में बनती चली जा रही थी। इस स्थिति से निपटने के लिए मिजोरम में अजीत डोभाल को भेजा जाता है, यानी मिजोरम मिशन में जंगल के बीच बंदूकों के साए में वो दुश्मन के बीच बैठा था, हंस रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में चल रही थी भारत की सुरक्षा की पूरी सत्र। महीनों तक पहचान छुपाई, विश्वास जीता और बिना युद्ध के विद्रोह को कमजोर कर दिया। इस पर रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुलत अपनी आत्मकथा लाइफ इन द शैडोज में लिखते हैं कि सेवा में नए नए आए अजीत डोभाल ने शुरुआत से ही अफसरों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। वो कहते हैं कि अजीत डोभाल ने खुद कहा कि मुझे वहाँ भेजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे लिखते हैं कि कठिनाई के समय यानी कठिन पोस्टिंग से भी वो कभी भी हिचकियाँ नहीं लेते थे, कभी घबराए नहीं। और फिर IB की लोकल यूनिट यानी SIB का हेड बनाकर उन्हें मिजोरम भेजा जाता है और फिर पहुंचते ही उन्होंने 1 वीक के अंदर सारी छोटी से लेकर बड़ी डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू कर दी। और फिर लाल डेंगा की पावर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसकी टीम के उन 7 कमांडरों को पहचाना और उनसे बातचीत की क्योंकि लाल डेंगा की पूरी ताकत उन 7 कमांडरों में थी। बातचीत का सिलसिला चालू किया गया जब उनका ठिकाना मिजोरम के जंगलों में हुआ करता था। यहाँ से अजीत डोभाल स्पाई एजेंट बनकर वहाँ पहुँचते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं और उनका विश्वास जीत लेते हैं। उनके साथ ड्रिंकिंग पार्टनर भी बन जाते हैं एक दौर में। वो बताते हैं कि 1972 से लेकर 1974 तक उन्होंने मिजोरम को शांत करने में पूर्ण योगदान दिया। दरअसल आइजोल में तैनात के दौरान अजीत डोभाल ने उग्रवादियों के घर तक पहुंच बनाई। उन्होंने संपर्क, संवाद और विश्वास की रणनीति अपनाई। 1976 में कोलकाता में एक महत्वपूर्ण वार्ता की राह तैयार हुई। इसी प्रक्रिया ने आगे चलकर शांति समझौते की नींव रख दी। वो बाद में राजीव गांधी के कार्यकाल में उनका सपना साकार हुआ और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और बाद में लाल डेंगा को मिजोरम का CM बना दिया गया। दरअसल रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुलत एक दिलचस्प घटना का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि एक दिन डोभाल अपने घर पर कुछ हथियारबंद लड़ाकों को लेकर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेहमानों के लिए पोक बनाएं, यानी शुगर का गोश्त। बाद में पता चला कि ये लाल डेंगा के संगठन के ही वो 6 कमांडर थे जिनके जरिए लाल डेंगा मिजोरम में आतंक फैला रहा था। ये सिर्फ एक डिनर पार्टी नहीं थी दर्शकों, ये विश्वास की वो डोर थी जिसने बंदूकधारियों को बातचीत की राह पर ला दिया। यानी मिशन के लिए हर हद तक डोभाल जा सकते थे। कहते हैं कि मिशन को सफल करने के लिए अजीत डोभाल किसी भी हद तक जा सकते थे। बताया जाता है कि पूर्वोत्तर में पत्ता भी खड़कता था तो अजीत डोभाल को इसकी खबर होती थी। वो हमेशा प्रोटोकॉल की सीमाओं से आगे जाकर काम करते थे।
क्योंकि उनके लिए मिशन सबसे ऊपर था, भारत की रक्षा सबसे ऊपर थी। दरअसल छाया की दुनिया में ये वही दौर था जिसने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली खुफिया अधिकारियों में शामिल कर दिया। उस दौर में जब उत्तर पूर्व भारत संवेदनशील दौर से गुजर रहा था, उसी समय एक रणनीति शतरंज बिछाई जा रही थी भारत के खिलाफ, यानी सिक्किम में राजाशाही शासन था। वहाँ की राजाशाही सिक्किम का यानी जो सिलसिला था उसमें दबाव बढ़ता चला जा रहा था। इसको लेकर वहाँ के राजा की शादी, बताया जाता है कि जो सिक्किम के राजा थे उस दौरान, वहाँ के राजा की शादी अमेरिकी नागरिक महिला होप कोक से हो गई, जो बाद में सिक्किम की रानी बनाई गई। उस समय शीत युद्ध का दौर था और इस दौरान आशंका जताई गई कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी यानी CIA के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। स्थिति गंभीर थी। भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तत्कालीन प्रमुख RN को उन्होंने स्थिति का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी और हर हाल में सॉल्व करने की योजना बनाई। दरअसल योजना सीधी थी, टकराव नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन बदलकर सब काम होना चाहिए। यहीं से एंट्री होती है अजीत डोभाल की। रणनीति क्या थी? दरअसल सिक्किम की स्थानीय पार्टियों को मजबूत किया जाए, जन समर्थन का रुख बदल दिया जाए और राजाशाही को जनता के बीच कमज़ोर कर दिया जाए। इस मिशन के केंद्र में काजी लेंडुप डोरजी थे, जो सिक्किम के नेशनल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। रणनीति के तहत उन्होंने संगठित समर्थन मिला, जनता का भरोसा बढ़ा और जल्द ही वे सिक्किम के प्रधानमंत्री बने। इस मिशन के केंद्र में काजी लेंडुप डोरजी थे, जो सिक्किम के नेशनल कांग्रेस के नेता थे। रणनीति के तहत उन्होंने संगठित समर्थन मिला, जनता का भरोसा बढ़ा और जल्द ही वे सिक्किम के CM बने। कुछ ही समय बाद सिक्किम में हालत बिगड़ने की बात कहते हुए सिक्किम के CM ने भारत की प्रधानमंत्री से मदद मांगी। भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया, राजाशाही का प्रभाव समाप्त हुआ और जनता का जनमत संग्रह कराया गया। परिणाम चौंकने वाला था, यानी 97% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में अपना मतदान किया। कॉन्स्टिट्यूशन यानी 136 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया और काजी लेंडुप डोरजी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। दर्शकों, डोभाल की पहचान मिजोरम, सिक्किम और 2 संवेदनशील मोर्चों पर लगातार जबरदस्त रही, सफलता मिली। दरअसल अजीत डोभाल को समय से पहले ही इसके चलते राष्ट्रीय पुलिस पदक के साथ सम्मानित किया गया, जहां ये सम्मान आमतौर पर 14 साल की सेवा के बाद मिलता है, लेकिन उन्हें 7 वर्षों की सेवा के बाद ही बिना अपवाद के एक बड़ा सम्मान दिया गया। इन घटनाओं के बाद अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। इतिहास गवाह है दर्शकों, जब भारत की मिट्टी खतरे में होती है तो कुछ बेटे इतिहास लिखते हैं। वो बंदूक की नहीं, दिमाग की लड़ाई लड़ते हैं। एक भारतीय अफसर नई पहचान के साथ उसी खुफिया एजेंसी के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होता है। 6 साल तक वहीं रहता है, भीड़ में घुलता है और देश के लिए खामोशी से काम करता रहता है। लेकिन एक छोटी सी गलती और शक की निगाह पर टिक जाती है। फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे अजीत डोभाल पाकिस्तान से भारत वापस आ पाए? क्या क्या यातनाएं उन्होंने देखी? क्या घटना उनके साथ हुई? आगे की हकीकत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अभी बाकी है, आगे के वीडियो में ज़रूर हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम रॉ सीक्रेट। धन्यवाद।